हेलो एवरीवन। आज हम लोग पंचायती राज अधिनियम को आगे धारा 37 से शुरू करेंगे। 27वीं धारा हमने पिछले टर्न पे आपको एक्सप्लेन की थी, जिसका ऊपर निर्णय लिखा हुआ है इंदु देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट जिले का ये केस था 2006 का। ये हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं टर्न 50 पर, डे 50 पर। अब आ जाइए आप पंचायती राज अधिनियम धारा 37 ग्राम पंचायत द्वारा कर या शुल्क का कर कर शुल्क का आरोपण। कौन कौन से कर ग्राम पंचायत जो है आरोपित करती है, अधिरोपित करती है, देख लें हम लोग। ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कर तथा शुल्क लगाए जा सकते हैं। कौन कौन सा? पहला कर देखें क्या है। किसी भी प्रकार के भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे, किंतु 50 पैसे से अधिक नहीं। जो भू राजस्व की राशि है उसका 25% या फिर अधिकतम कम से कम 25%, मतलब 1 रुपए में 25 पैसे, और अधिकतम 50%, दैट इज 1 रुपया में 50 पैसे तक का कर लगा सकती है ग्राम पंचायत। फिर देखें हम लोग धारा 2 क्या कह रही, सॉरी पॉइंट 2 क्या कह रहा है। प्रेक्षागृह, चलचित्र या अन्य अस्थायी रूप से मनोरंजन का कोई कार्य जो ग्राम पंचायत में लाया गया हो पर 5 रुपए प्रतिदिन से अनअधिक। कोई भी ऐसा, जैसे अस्थायी रूप से कोई चलचित्र दिखा रहा है, प्रेक्षागृह है, मनोरंजन का कोई ऐसा साधन है जो ग्राम पंचायत में संचालित हो रहा है, उस पर 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कर लगा सकती है ग्राम पंचायत। तीसरी बात, ग्राम पंचायत में रखे गए पशुओं पर प्रति पशु 3 रुपया वार्षिक। अगर चाहे ग्राम पंचायत तो प्रति पशु पर 3 रुपया वार्षिक का कर लगा सकती है। उसके अलावा चौथा पॉइंट, वाहनों के संबंध में प्रति वाहन 6 रुपया वार्षिक। अगर कोई वाहन रख रहा है व्यक्ति तो 6 रुपया प्रति वाहन वार्षिक शुल्क लगा सकती है ग्राम पंचायत। पांचवा पॉइंट है, उन व्यक्तियों पर कर लगा सकती है जो ऐसे बाजारों, हाटों तथा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करें। जो बाजारों वगैरह में, हाटों में या मेलों वगैरह में ये अपना सामान बेच रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, उन पर कर लगा सकती है, जैसा मुनासिब समझे। बधशालाओं और पड़ाव की भूमि के प्रयोग के लिए शुल्क लगा सकती है। सातवीं बात, जल शुल्क, जहां घर के उपयोग के लिए संभारित किया जाता है, जल शुल्क लगा सकती है। अगर घरों में जल की सप्लाई की जा रही है, पानी की सप्लाई की जा रही है इस्तेमाल के लिए, तो वहां पर जल कर लगा सकती है, जल शुल्क लगा सकती है। कौन? ग्राम पंचायत। आठवां, सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिए कर लगा सकती है। नवी और आखिरी बात, कोई ऐसा अन्य कर जो राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत हेतु हेतु प्राधिकृत किया जाए। ऐसा कोई अन्य कर जो ग्राम पंचायत चाहे, ग्राम पंचायत को अधिकृत करे, राज्य सरकार की आप ये कर लगा सकते हैं, तो वो कर भी राज्य सरकार की आदेशानुसार ग्राम पंचायत लगा सकती है ग्राम पंचायत के अंदर। ये सारे कर लगाए जा सकते हैं जो हमने बताया आपको धारा 37 में। आगे चले हम लोग। पिछले टर्न पे एक इम्पोर्टेंट धारा छूट गई थी बाई मिस्टेक। वो धारा थी धारा 15, ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 15। ये एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट धारा है और पूछी जाती है।
धारा 15 कहती है ग्राम पंचायत के कृत्य, कौन कौन से काम करती है ग्राम पंचायत वो बताए गए हैं धारा 15 में, समझ ले हम। ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्न कार्य संपादित करेगी। राज्य सरकार के कहने का मतलब ये है, राज्य सरकार समय समय पर उसको निर्दिष्ट करेगी, विनिर्दिष्ट करेगी कि आपको ये कार्य संपादित करना है, और वो संपादन करेगी कौन, ग्राम पंचायत, निम्न कार्यों को। जैसे पहला कार्य क्या है, कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी है, का संरक्षण, कृषि का और कृषि विस्तार का संरक्षण करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। दूसरी बात है भूमि विकास, भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, कृषि का संरक्षण, उसके अलावा भूमि का संरक्षण और भूमि विकास और भूमि सुधार का भी कार्य करेगी ग्राम पंचायत। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास, लघु सिंचाई की व्यवस्था को देखेगी, करेगी, जल व्यवस्था देखेगी कि सही है, सुचारू रूप से चल रही है नहीं है, जल आच्छादन का विकास से संबंधित जो भी कदम होंगे वो उठाएगी ग्राम पंचायत। चौथी बात है पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, पशुपालन के लिए जो भी उचित कदम होंगे, दुग्ध उद्योग के लिए जो भी कदम होंगे, कुक्कुट पालन के लिए, ये सब कार्य भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएंगे। पांचवी बात देखें, मत्स्य पालन, मछलियों के पालन से संबंधित कार्य। छठा, लघु उद्योगों का विकास। सातवां, लघु वन उत्पादन। आठवां, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, इन सब का मतलब कार्य संपादित कराएगी ग्राम पंचायत। पेयजल की व्यवस्था करेगी, सड़कें, पुलिया, नौका घाट और संचार के अन्य साधनों का विकास करेगी। ग्राम विद्युतीकरण पर जो भी उचित कदम है वो उठाएगी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की व्यवस्था करेगी। गरीबी उन्मूलन गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाएगी जिससे गरीबी कम की जा सके। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपादित कराएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखेगी, जो सार्वजनिक चीज़ों का वितरण किया जाना है उसका सुचारू रूप से वितरण हो रहा है या नहीं, ये सब कार्य जो है वो ग्राम पंचायत के हैं। आर्थिक विकास की योजना बनाना, ये काम ग्राम पंचायत का है। कमजोर वर्गों का कल्याण करना। और आखिरी बात, बाजार और मेलों का अनुशासनात्मक रूप से सर्वेक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, ये सब काम जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएंगे। आगे चले हम लोग, ये याद करने वाला पॉइंट है, ये आपको याद करना पड़ते हैं। कोई भी 10-12 पॉइंट इसमें से आप याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। आगे देखें, अब यहाँ से कई एक प्रश्न बनते हैं ग्राम पंचायत के, पंचायती राज के। हालांकि ये पोर्शन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मगर वैसे हटा दिया गया है ग्राम पंचायत से। धारा 42 से लेकर धारा 94A तक उत्तर प्रदेश से लोपित कर दी गई है, मगर चूंकि कंपटीशन में प्रश्न आते हैं इस पोर्शन से, इसलिए ये आप क्वेश्चन के हिसाब से या परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, वो हमने पढ़ाई हैं आपको। इनमें से पहली धारा आप देखें, धारा है धारा 51। क्या कहती है, पंचायती राज अध्ययन अधिनियम की धारा 51, न्याय पंचायत की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता क्या है न्याय पंचायत की, देख ले हम लोग। पहली बात इसमें बताई गई है, पहली उपधारा है
न्याय पंचायत द्वारा विचारणीय कोई भी दांडिक प्रकरण उस सरपंच के समक्ष संस्थित किया जाएगा जहां अपराध हुआ हो। कहने का मतलब है, अगर कोई दांडिक कार्य हुआ है, कोई दांडिक अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो वो उस सरपंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जहां पर वो अपराध हुआ हो, उस सरपंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, संस्थित किया जाएगा। दूसरी बात, प्रत्येक सिविल मामला भी सरपंच के समक्ष संस्थित होगा। इस संबंध में वाद कारण का महत्व नहीं होगा तथा सिविल मामला उस न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके वृत्त या सर्किल, वृत्त कहते सर्किल को, वृत्त में प्रतिवादी या प्रतिवादीगण सामान्यतः निवास करते हैं या कारोबार करते हैं। अगर कोई सिविल दांडिक मामले के बारे में पहली उपधारा बता दी गई, सिविल मामले से संबंधित कोई मामला उठ रहा है तो वाद कारण इसमें महत्व नहीं रखता है, बल्कि महत्व ये रखता है कि प्रतिवादी कहाँ निवास कर रहे हैं। अगर अकेला प्रतिवादी है तो अकेला कहाँ निवास कर रहा है, या एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो वो जहाँ निवास कर रहे हों या जहाँ कारोबार कर रहे हों, वह उस सर्किल के अंदर, उस वृत्त के अंदर उस सरपंच के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा, सिविल मामला, ठीक, जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं। दांडिक वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा उस सरपंच के सामने जहाँ अपराध हुआ है, और सिविल वहाँ जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं उस सरपंच के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 52 इंपॉर्टेंट है। धारा 52 क्या कहती है पंचायती राज अधिनियम की, देखें। न्याय पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध, किन किन अपराधों का संज्ञान ले सकता है न्याय पंचायत, ये बताती है धारा 52। क्या कहना है इस धारा का? न्याय पंचायत निम्नलिखित अपराधों के कारित किए जाने, दुष्प्रेरण किए जाने तथा प्रयत्न किए जाने के विरुद्ध संज्ञान ले सकती है। कहने का मतलब यह है, नीचे जो अपराध या तो किए गए हों या उनका प्रयत्न किया गया हो या उनका दुष्प्रेरण किया गया हो, तो इन सब मामलों में क्या कर सकती है, संज्ञान ले सकती है न्याय पंचायत। पहला मामला क्या है देखें, हालांकि सब छोटे मामले होंगे। पहला मामला देखें, पहला पॉइंट, भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 334, 379, 403, 411, 504, 506 तथा 509 के अधीन अपराध, ठीक, इनका संज्ञान कर सकती है कौन? न्याय पंचायत। किंतु अब देखिए 379, 379 चोरी से संबंधित है धारा, 403 दुर्विनियोग से संबंधित है, और 411 चोरी के माल प्राप्त करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता में आपने सब पढ़ा है, सारी धाराएं हमने विस्तृत रूप से पढ़ाई हैं। तो अगर जहां पर मामला क्या हो, चोरी या चोरी से संबंधित सामान को प्राप्त करने से संबंधित हो, तो उस प्रयोजन हेतु विषय का मूल्य 50 रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये, चुराई हुई वस्तु या चोरी प्राप्त हुई वस्तु का मूल्य अगर 50 रुपए से अनधिक है, 50 रुपए तक का है, तभी जो है न्याय पंचायत उसका संज्ञान ले सकती है उस अपराध का। वरना 50 रुपए से अधिक की कोई वस्तु चुराई गई है या चुराई हुई गई वस्तु प्राप्त की गई है या उस वस्तु का दुर्विनियोग किया गया है, तो वहां पर न्याय पंचायत संज्ञान नहीं ले सकती। पॉइंट 2 देखें, पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 24 तथा 26 के अधीन अपराध, पशु अत्याचार की जो धारा 24 और 26 के अधीन अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसका संज्ञान न्याय पंचायत ले सकती है। फिर देखें तीसरा पॉइंट, लोकघूत। लोकघूत कहते हैं गैम्बलिंग को, जुएबाजी को। लोकघूत अधिनियम की धारा 3, 4, 7 तथा 13 के अंतर्गत अपराध, इनका संज्ञान ले सकती है न्याय पंचायत। चौथा पॉइंट, उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत कोई अन्य अपराध जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा न्याय पंचायत द्वारा संज्ञान योग्य घोषित करे। गजट में अगर राज्य सरकार घोषित कर देती है अधिसूचना के द्वारा कि इन जो ऊपर लिखे गए हैं उन अधिनियमों के अंतर्गत ये भी अपराध जो राज्य सरकार बताए उनका संज्ञान ले सकती है, तो राज्य सरकार की अनुमति से
सहमति से ग्राम पंचायत जो है अन्य अपराधियों का भी संज्ञान कर सकती है। पांचवी और आखिरी बात, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम या उसके द्वारा निर्मित नियमावली के अंतर्गत कोई अपराध, अगर जो पंचायती राज अधिनियम है उसकी नियमावली के अंतर्गत कोई अपराध का संज्ञान लिया जाना, राज्य सरकार न्याय न्याय उत्तर प्रदेश पंचायती राज के नियमावली के अंतर्गत कोई अपराध ऐसा निर्मित हुआ है, बना है, नियमावली बनाई गई है किसी अपराध के संज्ञान के लिए, तो उस अपराध का भी संज्ञान कर सकता है कौन? न्याय पंचायत। आगे चले हम लोग अगले पेज पे। पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 जो है वो शास्तियां कहते हैं पेनाल्टीज को, दंड को, शास्तियों से संबंधित है धारा 54। इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखें, याद करें, समझ ले। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहली धारा क्या कह रही है? कोई न्याय पंचायत कारावास का मुख्य दंडादेश नहीं देगी। ठीक, न्याय पंचायत को मुख्य दंडादेश देने का अधिकार, कारावास से संबंधित मुख्य दंडादेश का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, न्याय पंचायत 250 रुपए से अनधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकती है, किंतु दंड के भुगतान में चूक किए जाने पर कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब, अधिकतम जो दंड अधिरोपित कर सकती है न्याय पंचायत वो है 250 रुपये, और अगर ये आर्थिक दंड देने में असमर्थ है कोई व्यक्ति, या लापरवाही कर रहा है, या लोभ कर रहा है, या चूक कर रहा है, तो मुख्य कारावास या दंड के रूप में कारावास नहीं दे सकती कौन? न्याय पंचायत। सिर्फ आर्थिक दंड दे सकती है, कारावासी दंड नहीं दे सकती। तीसरी बात, किसी अभियुक्त का एक ही आपराधिक वाद में 3 से अधिक अपराधों के लिए विचारण नहीं किया जाएगा, और आपराधिक वाद में किसी एक अभियुक्त पर जुर्माना अधिरोपित किया जाए तो वो कुल मिलाकर 250 रुपए से अधिक ना होगा। कहने का मतलब समझ लीजिए कि एक ही आपराधिक वाद में 3 से अधिक अपराध का विचारण नहीं करेगी, पहली बात तो कौन? न्याय पंचायत। और अब उस आपराधिक वाद में जो अभियुक्त अगर दोषी ठहराया जाता है तो उस पर कुल मिलाकर जुर्माने की जो उसकी हद है न्याय पंचायत की, वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये है। इससे अधिक का जुर्माना कुल मिला के, मतलब उन 3 अपराधों में तीनों का विचारण हो रहा है, मान लीजिए तीनों में दोषी हो जाए तो तीनों में भी अधिकतम जुर्माना मिला के उसका जो जोड़ होगा जुर्माने का वो 250 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कह दिया। इतनी शास्तियाँ या इतनी पेनाल्टीज या इतना दंड दे सकती है न्याय पंचायत। 64 धारा इंपॉर्टेंट है, समझ ले। सिविल वादों में अधिकारिता का विस्तार, क्या मतलब है ये इस धारा का, ये पूछी जाती है। देखें, धारा 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्याय पंचायत निम्न प्रकार के किसी सिविल वाद का संज्ञान कर सकती है यदि उसका मूल्य 100 रुपये से अधिक ना हो। कहने का मतलब हुआ, जो न्याय पंचायत है उसको उन सारे सिविल मामलों का संज्ञान करने का अधिकार है, संज्ञान लेने का अधिकार है जिन मामलों में जो वस्तु की कीमत है, मूल्य है, वो 100 रुपया हो, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा ना हो, 100 रुपये तक के सिविल मामले का संज्ञान ले सकती है न्याय पंचायत। अब देखें कौन कौन से हैं मामले, देख लें हम लोग। ए पॉइंट में बताया गया है, स्थावर संपत्ति के संबंध में संविदा से भिन्न किसी संविदा पर देय धन के लिए सिविल वाद। मतलब समझ लीजिए कि ऐसी संविदा ना हो जो स्थावर संपत्ति से के संबंध में हो। अगर स्थावर संपत्ति के संबंध में संविदा है तो उसका संज्ञान नहीं ले सकती कौन? न्याय पंचायत। हाँ, स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई अगर संविदा कर रहा है व्यक्ति और उस संविदा के अधीन कोई धन
देय है या कोई सिविल वाद अराइज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो न्याय पंचायत उसका संज्ञान ले सकती है। समझ गए ना? पहला मतलब कहने का मतलब, जैसे आप संपत्ति बेच रहे हैं, किसी को स्थावर संपत्ति आपने संविदा की है, तो इस मामले में संज्ञान नहीं ले पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है, कोई और संविदा आपने की है, धन से संबंधित है, और उस संविदा में कोई सिविल मामला पैदा हो गया, सिविल मामला है कि कोई पैसा नहीं दे रहा है या कोई विवाद हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? न्याय पंचायत की शरण में जा सकते हैं। दूसरा बी पॉइंट देखें, जंगम संपत्ति की वसूली के लिए अथवा उसके मूल्य के लिए सिविल वाद। कोई जंगम संपत्ति का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति की वसूली के लिए कोई वाद है या उसके मूल्य से संबंधित कोई सिविल वाद है, तो आप न्याय पंचायत की शरण में जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, किसी जंगम संपत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या उसे क्षति पहुंचाने के संबंध में प्रतिकर के लिए सिविल वाद। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे किसी ने दोषपूर्ण रूप से कब्जा लिया है, हत्या लिया है या उसको कोई नुकसान पहुंचाया है, तो आप प्रतिकर के लिए सिविल वाद संस्थित कर सकते हैं। कहाँ? न्याय पंचायत के समक्ष। हालांकि इन सब मामलों में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो मामला 100 रुपये से अधिक का नहीं होना चाहिए। डी पॉइंट देख लें, पशुओं के अनधिकृत प्रवेश से हुई क्षति के लिए सिविल वाद। किसी की फसल में, किसी के ऐसी जगह पर पशु जो है अनधिकृत प्रवेश कर गए हैं, मतलब जबरिया घुस गए हैं, जबरदस्ती घुस गए हैं किसी की संपत्ति पर, फसल पर, और उसको नुकसान पहुंचा दिया गया, तो ये सिविल वाद हो गया। और अगर ये नुकसान 100 रुपये से अधिक का नहीं है, तो आप न्याय पंचायत के समक्ष मामला ले जा सकते हैं। दूसरा, एक उपधारा यहाँ खत्म हो गई। उपधारा 2 क्या कहती है? ये तो मामले हो गए 100 रुपये से अनधिक के मामले थे जो कि उपधारा 1 में बताए गए। उपधारा 2 क्या कह रही है? राज्य सरकार शासकीय अधिसूचना द्वारा सिविल मामलों में मूल्यांकन की सीमा 500 रुपये तक बढ़ा सकती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो शासकीय अधिसूचना द्वारा सिविल मामले जो इनका संज्ञान 100 रुपये तक लेने का था राज्य सरकार के पास, अब उसका मूल्यांकन बढ़ाकर 500 रुपये तक कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। 500 रुपये से याद आया, हमने भी जो अपनी यूट्यूबर्स के लिए जो फीस है वो 500 रुपये रखी है, और अपना नंबर दिया हमने, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9450770672। इस नंबर पे हमने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है उन सारे कम्पिटिटिव बच्चों का, कैंडिडेट्स का, जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस बहुत करीब अब आपके आ चुका है, 2 महीने शेष बचे हैं। इस मेंस की तैयारी के लिए आपको, चूँकि बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे मैटर में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, तो हमने इसलिए ग्रुप बनाया है कि आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएँ। हमारे इस नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लें, 500 रुपया फ़ीस है। और जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेंगे उनके लिए ये फ़ीस रिफंडेबल है, उनको ये फ़ीस वापस कर दी जाएगी, उनसे कोई मतलब ये कहने का मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, बाद में फ़ीस दे दी जाएगी। जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी हम आपकी सॉल्व करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वगैरह आगे आपको पढ़ाएंगे, केस लॉज पढ़ाएंगे, और बहुत सारी जो आपकी डिफ़िकल्टीज आती हैं मेंस में लिखने में, वो सब दूर करेंगे। बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है आपको अगर आप ज्वाइन होते हैं तो, और अगर नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं है, मैटर हम सारा आपको दे रहे हैं, डे 1 से लेके डे 100 तक आपको सारा मैटर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अगर चैनल सर्च करने में कोई दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट डालें @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर, ये डालते ही यूट्यूब पर आपको हमारा सारा मैटर मिल जाएगा। पढ़ाई करिए, और फीस से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो हमारे साथ डिस्कस करिए, ठीक। मगर पढ़ाई ज़रूर करिए, सारे कैंडिडेट्स को ये मैटर शेयर कर दीजिए जिससे सारे लोगों का सिलेक्शन हो सके, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये मैटर कंप्लीट है, हम पूरा कंप्लीट कॉम्पैक्ट मैटर दे रहे हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है।
मेंस में मेन प्रॉब्लम आती है, आप सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, सारी चीज़ें टच करना चाहते हैं, जहाँ से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप बेहतरीन पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, बट सेलेक्टेड पढ़िए, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, और कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे साथ कम्युनिकेट करिए। धन्यवाद।